अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिनों के मणिपुर दौरे पर इम्फाल पहुंचे, लेकिन इम्फाल पहुंचने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़े, विष्णुपुर के पास उनके काफिले को रोक दिया गया। राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर में रहेंगे। 3 मई के बाद से यह किसी कांग्रेस नेता की पहली मणिपुर यात्रा है। राहुल गांधी राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। मणिपुर में 3 मई के बाद से ही जातीय संघर्ष जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य के दौरे पर निकल चुके हैं। वह 29 और 30 जून को मणिपुर में ही रहेंगे। हिंसा शुरू होने के बाद यह किसी कांग्रेस नेता का पहला दौरा है। राहुल गांधी इम्फाल और चुरचांदपुर में नागरिक समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे और राहत शिविरों का दौरा करेंगे। कांग्रेस ने मणिपुर के इस संकट के लिए भाजपा पर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी हिंसा प्रभावित चुरचांदपुर जा रहे थे। विष्णुपुर के पास इम्फाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर उनका काफिला रोका गया। पुलिस राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक इम्फाल से विष्णुपुर जाने के दौरान राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। उनके साथ कांग्रेस के कई अन्य नेता भी मौजूद हैं। विष्णुपुर के एसपी ने कहा कि शांति के चलते राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है और हिंसा को देखते हुए राहुल गांधी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मणिपुर में लगभग पिछले 60 दिनों से लगातार हिंसा हो रही है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए एक बार केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उसके बाद राहुल गांधी का मणिपुर दौरे में अब सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी को इम्फाल से आगे बढ़ने से रोका गया। उनसे कहा गया कि आप वापस लौट जाइए, क्योंकि रात्रि में वहां पर हिंसा हुई है। ऐसे में लौटकर जब राहुल गांधी इम्फाल पहुंचे तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने ये सवाल उठाया कि आखिर आगे जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। तो बीजेपी ने भी इस पूरे मामले पर अब जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आखिर जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, ऐसे में इन परिस्थितियों से साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है और वहां पर जाने से परिस्थितियां खराब हो सकती थी, इसलिए उनको आगे बढ़ने से रोका गया। ये लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो तय करता है कि आखिर किस नेता को वहां पर लोगों से मिलने की परमिशन देनी है या फिर नहीं देनी है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बीजेपी के संगठन और सरकार में बदलाव की मुहर लगने वाली है। यानी कि बदलाव की जो आहट थी वो अब जल्द ही मूर्त रूप लेने वाला है। कल रात प्रधानमंत्री आवास पर लगभग 5 घंटे तक मैराथन बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। और सूत्र बताते हैं कि इसमें संगठन की नई संरचना क्या हो और नया मंत्रिमंडल कैसा हो, इसको लेकर चर्चा हुई। यानी कैबिनेट में जो फेरबदल होगा उसको एक तरह से अंतिम रूप देने के पहले उस पर विचार विमर्श किया गया। सूत्र बताते हैं कि 10 के आसपास कैबिनेट मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है, वहीं 20 राज्य मंत्रियों का पत्ता साफ होगा। ये सभी नकारात्मक सूची में है। हालांकि नकारात्मक सूची का ये मतलब नहीं है कि उनका काम बेकार है या वो काम अप टू द मार्क नहीं कर पाए हैं, बल्कि ये है कि संगठन में भी उनको लाया जा सकता है। सरकार से हटने के बाद चूंकि चुनाव है और लोकसभा चुनाव बड़े स्तर पर पार्टी लड़ती है, तो उन्हें संगठन के काम में भी लगाया जा सकता है। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना माइक्रो मैनेजमेंट प्लान बनाया है। पहली बार पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के काम को सरल बनाने के लिए पूरे देश में पार्टी को 3 हिस्सों में बांटा है और नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन में बांटा है। 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री के साथ रीजन के प्रमुख नेताओं की होगी बैठक। 6 को ईस्ट जोन, 7 को नॉर्थ जोन और 8 को साउथ रीजन की बैठक होगी। बैठक में रीजन में आने राज्य प्रभारी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। यानी कि बीजेपी अपने मेगा प्लान के साथ पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ गया है और कहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहता है और आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के सिलेबस में वीर सावरकर का पाठ स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने साफ कर दिया है कि अब तक कांग्रेस जो इतिहास बताती आई है वो दरअसल झूठ का इतिहास था। अब मध्य प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों को बताएगी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे। यही वजह है कि वीर सावरकर के साथ साथ और भी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके पाठ पढ़ाए जाने का
अब फैसला मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने ऐतराज जताया है और सवाल पूछा है सरकार से कि आखिरकार वीर सावरकर का पाठ स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की वजह क्या है। लेकिन मध्य प्रदेश में वीर सावरकर के पाठ्यक्रम को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। विपक्षी दलों की एकता के जवाब में एनडीए भी लखनऊ में अपनी ताकत का एहसास करवाएगा। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर एनडीए के तमाम घटक दल लखनऊ में जमा होंगे और अपना दल के मंच पर ये तमाम दिग्गज एक साथ जमा होकर अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे। पटना में अगर विपक्ष एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा रहा है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाली 2 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए भी अपनी एकजुटता का परिचय देगा। ये शक्ति प्रदर्शन अपना दल एस के मंच से किया जाएगा। 2 जुलाई को अपना दल के संस्थापक रहे सोनेलाल पटेल की जयंती पर इस समारोह का खासतौर से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए के तमाम घटक दल लखनऊ में जमा होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में विपक्ष बिखरा हुआ है, ऐसे में एनडीए अपनी ताकत का एहसास करवाकर आम मतदाताओं के बीच संदेश देने की कोशिश करेगा कि एनडीए से ज्यादा अच्छा और मजबूत विकल्प अभी भी आम मतदाताओं के पास नहीं है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। एक बार फिर से बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर पूरे देश का दरवाजा खोल दिया है। नीतीश सरकार के इस नए संशोधन को लेकर अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है। अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच शिक्षा विभाग ने एक और फरमान जारी किया है। कोई भी राज्य कर्मचारी या अधिकारी जींस या टी-शर्ट में दफ्तर नहीं आएंगे। नए संशोधन के लेकर छात्र छात्राओं में काफी नाराजगी है और सभी छात्र हजारों की संख्या में पटना की सड़क पर उतर गए हैं। उनका साफ कहना है कि अगर 72 घंटे में यह काला कानून वापस नहीं होगा तब सभी छात्र मिलकर बिहार में जन आंदोलन करेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राजस्थान में बीजेपी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। 3 दिन में पार्टी के 3 बड़े राष्ट्रीय नेता राजस्थान के दौरे पर हैं। यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और चुनाव के लिए पहले ही वे माहौल बना रहे हैं। हालांकि चुनाव का ऐलान या अधिसूचना के लिए अभी 2-2.5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अभी से जमीनी स्तर पर तैयार करने के लिए पार्टी के 3 बड़े नेता, जिनमें रक्षा मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह शामिल हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री, या कहें कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह राजस्थान के लगातार 3 दिनों के ये दौरे पर हैं। ये तीनों ही नेता अलग अलग संभागों में जाकर दौरा कर रहे हैं। जहां राजनाथ सिंह ने जोधपुर में कल जनसभा को संबोधित किया, वहीं आज भरतपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। और खास बात यह रही कि जेपी नड्डा की जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। जब भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी या अमित शाह राजस्थान आते हैं तब वसुंधरा राजे उनके साथ मंच पर खड़ी दिखाई देती है। श्रीवत्सन, न्यूज़ 24, जयपुर। पंजाब सरकार और पंजाब के राज्यपाल के बीच जारी खींचतान के चलते ही पंजाब सरकार ने अब पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में पास किए गए 2 जो बिल हैं पंजाब के राज्यपाल को भेज दिए हैं। इनमें से एक गुरुद्वारा संशोधन विधेयक है तो पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक है। और इन 2 बिलों को लेकर पूरी तरह जो राजनीति थी उस समय भी गरमाई हुई थी, क्योंकि जिस तरह से एसजीपीसी ने इसका विरोध किया था और जनरल इजलास में इस विधेयक को मूल रूप से रद्द कर दिया गया था और उसी के चलते ही पंजाब के राज्यपाल को मेमोरेंडम भी दिया गया था। और उस समय राज्यपाल ने भी कहा था कि इस विधेयक को पास करने से पहले वो कानूनी माहिरों के साथ बातचीत भी करेंगे। अब सभी की नज़रें पंजाब के राज्यपाल के ऊपर लगी हुई हैं कि पंजाब के राज्यपाल इसके ऊपर क्या फैसला लेते हैं या फिर इसको पेंडिंग विधेयकों की लिस्ट में डाल दिया जाता है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने तैयारी तेज कर दी है। कई दौर के बैठक के बाद तीनों पार्टियों ने तय किया है कि आने वाले सभी चुनाव कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलकर लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक तीनों पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर भी सहमति बन चुकी है। तीनों पार्टियों ने ये तय किया है कि आने वाले चुनाव में तीनों पार्टियां
बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कौन सी पार्टी किस जगह चुनाव लड़ेगी, किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट जाएगी। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसमें रोड़ा अटका दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा है कि वो 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो 2019 में पार्टी ने जीती थी। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी को ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कहा है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इसलिए सीटों का बंटवारा इसी आधार पर होना चाहिए कि कौन सी पार्टी कहां पर चुनाव जीत सकती है। कैमरा अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर के पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जिस गाड़ी से हमलावर आए थे उस गाड़ी को पुलिस ने सहारनपुर से बरामद कर लिया है। साथ ही 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। दरअसल सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के यूनियन सर्कल के पास भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हरियाणा नंबर स्विफ्ट डिजायर कार से आए 4 से 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 4 गोलियां दागी गई। हमले में एक गोली गेट को चीरते हुए चंद्रशेखर की कमर को छूते हुए सीट में धंस गई। फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं। वहीं आज सुबह से ही हॉस्पिटल के बाहर तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा है। इसके साथ ही पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक चंद्रशेखर को देखने के लिए पहुंचे। बजरंग पुनिया ने सरकार से अपील की जिन्होंने हमला किया है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस ने SC/ST एक्ट और हत्या का प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीजीपी मुख्यालय भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। ताबड़तोड़ पुलिस छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक पुलिस और सर्विलांस को भी लगाया गया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जब शुरू हुई तो ये बात थी कि आखिर किस तरीके से कौन कौन से फैसले पर मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में निष्कर्ष निकलने वाला है। पहली बैठक बेनतीजा रही और उसके बाद जमकर इस पर सवाल उठे। ऐसे में दूसरी बैठक में ही तमाम अधिकारियों के पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से वो चाहते हैं किन ऑप्शंस के साथ इस बात पर आगे बढ़ा जाए। तो पहली बात जो रही वो ये रही कि शिक्षा विभाग में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन पर अभी तक इंक्वायरी चल रही है, उन अधिकारियों की नियुक्ति दोबारा से ना हो। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते हैं, कई पदों पर बने हुए हैं पिछले दिनों से और वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं, उन पर भी विचार किया जाए। और तीसरी बात ये रही कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं उसे ध्यान में रखते हुए ये तय किया जाए कि आने वाले दिनों में जिन अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करनी है उस पर एक तरीका या एक बेहतर फैसला तब होगा जब सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंच पाएगी। इसलिए ये कहा गया चीफ सेक्रेटरी से कि अगली मीटिंग जब भी होगी उसमें सभी अधिकारियों की डिटेल रिपोर्ट के साथ वो हाजिर हों और तब उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर किन अधिकारियों के लिए इस समय ट्रांसफ़र पोस्टिंग ज़रूरी है, किसका ट्रांसफ़र करना है या किसको किस मंत्रालय में शिफ्ट करना है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस और पश्चिम बंगाल के राज्य के सरकार के बीच में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर एक कोलकाता हाई कोर्ट में एक मामला किया गया था। और मामले में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने 11 कुलपतियों की नियुक्ति की थी और उस नियुक्ति को चैलेंज करते हुए एक यहाँ पे याचिका दायर किया गया था कि जो राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के कुलपतियों की नियुक्ति की थी वो अमान्य है, उसे मान्य नहीं किया जाएगा और सभी कुलपतियों की जो यहाँ पे सैलरी है, वेतन है, उसे रोक दिया जाए। राज्य सरकार की तरफ से उन कुलपतियों को अमान्य माना जा रहा था और कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए अब राज्यपाल की नियुक्ति को सही करार दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बिल पारित किया था और बिल में पारित किया गया था कि पश्चिम बंगाल के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी। लेकिन इस बिल को यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा पारित नहीं किया गया था और कोलकाता हाई कोर्ट ने इसी मामले का हवाला देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ही कुलाधिपति है और अब उनकी जो नियुक्ति है मान्य है। सभी जो कुलपतियां हैं उनकी सैलरी भी शुरू किया जाए और उनके सैलरी को भी दिया जाए। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। मराठवाड़ा के बीड़ जिले में पिछले 6 महीनों में 114 किसानों ने आत्महत्या की है। स्थानिक जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से आत्महत्या करने वाले 114 किसानों की लिस्ट जारी हुई है। जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक अकेले मराठवाड़ा के बीड़ जिले में 114 किसानों ने आत्महत्या की है, तो पिछले 5 महीनों में मराठवाड़ा विभाग के 391 किसानों ने आत्महत्या की है।
आत्महत्याग्रस्त किसान परिवार को मदद मिले, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बीड़ के कलेक्टर के दफ्तर के बाहर आंदोलन किया। किसान की आत्महत्या होने के बाद सरकारी एजेंसी की तरफ से उसका सर्वे होता है और फिर वो आत्महत्याग्रस्त किसान परिवार अगर मदद के लिए पात्र हुआ तो सरकार की तरफ से 70,000 रुपए का चेक उस परिवार को दिया जाता है और 30,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए जाते हैं। लेकिन अब सरकार के पास ही आत्महत्याग्रस्त किसान के परिवार वालों को मदद करने के लिए पैसे ही नहीं है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। मध्य प्रदेश में छिड़े क्यूआर कोड वाले पोस्टर वॉर में अब फोन पे की एंट्री हुई है। फोन पे कंपनी की तरफ से एक ट्वीट जारी कर इस पर एतराज जताया गया है कि जिस तरह के पोस्टर शिवराज सिंह चौहान के लगाए गए हैं उसमें फोन पे का क्यूआर कोड इस्तेमाल किया गया है। इसी बात को लेकर कांग्रेस को ये मांग की गई है कि कांग्रेस इस तरह के जो पोस्टर में क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रही है उसे हटाए। हालांकि कांग्रेस को ये टैग किया गया है और ये चेतावनी भी दी है कि इस अगर ऐसा नहीं हुआ तो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा कंपनी की तरफ से। आपको बता दें कि दरअसल इसकी शुरुआत जो पोस्टर वार की हुई थी वो 23 जून को हुई थी, जब सबसे पहले कमलनाथ के पोस्टर भोपाल समेत अलग अलग जिलों में लगाए गए थे। इसके बाद 23 जून को ही देर रात तक सीएम शिवराज के भी पोस्टर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कुछ जिलों में चस्पा कर दिए गए। वहीं फोन पे ने इस बार एक वार्निंग दी है कि अगर इस तरह के जो क्यूआर कोड इस्तेमाल किए जा रहे हैं फोन पे के उन्हें जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो फिर कांग्रेस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल एक ही महीने में हुआ क्षतिग्रस्त। बात हो रही है सूरत की, जहां पे कल एक ऐसे पुल में दरार पड़ गई जिसको बनाए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और मुख्यमंत्री ने 1 महीने पहले ही उसका उद्घाटन किया था। गुजरात में इन दिनों आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे पुल भ्रष्टाचार की कहानी कह रहे हैं। इस बार सूरत के उस पुल की बात है जिसका उद्घाटन 1 महीने पहले ही मुख्यमंत्री ने किया था। अचानक से इस पुल पर पड़ी दरारों की वजह से पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये पुल 118 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। सूरत में वरियाव और वेद गांव को जोड़ने वाले 1.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस पुल का फायदा 8 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा था, लेकिन अब इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से यहां पर आवाजाही बंद कर दी गई है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के चलते जम्मू में बाबा बर्फानी के भक्त पहुंचना शुरू हो चुके हैं और देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों को आ रहे हैं। ये आप देखिए, बम बम बोले के जयघोषों के साथ श्रद्धालु पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। एक वो श्रद्धालु जो है, ये आप देखिए, ये साइकिल से आए हैं। श्रद्धालु में बेहद ज्यादा उत्साह है और खुशी है। खुशी इस बात को लेकर है कि बाबा बर्फानी ने इन श्रद्धालुओं को जो देश के कोने कोने से आए हैं, इन्हें अपने दर्शनों को बुलाया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, यानी 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसी कांवड़ यात्रा को लेकर 30 जून को एक अहम बैठक होने वाली है जो ऑनलाइन होगी और इस मीटिंग में कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर जो मीटिंग होने जा रही है उस बैठक में तैयारियों और यात्रा की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बार उत्तराखंड में करोड़ों कांवड़िया पहुंचेंगे। कांवड़ियों को लेकर उत्तराखंड प्रशासन की गाइडलाइंस, जुगाड़ से बनाए गए अवैध वाहनों की उत्तराखंड में एंट्री नहीं होने दी जाएगी। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को पत्र लिखा, जिसमें जुगाड़ू वाहनों पर रोक लगाने के लिए कहा गया। हथियार, हॉकी, लाठी और डंडे से लेकर चलने वाले कांवड़ियों पर भी पैनी नजर रहेगी। उत्तराखंड पुलिस ने हथियार, हॉकी, लाठी लेकर चलने वाले कांवड़ियों को बॉर्डर पर रोके जाने की बात कही है। इस बार कांवड़ यात्रा में करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। पिछले बार ये संख्या 3 करोड़ 80 लाख थी। तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है, पुलिस महकमा के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। भारत का चंद्रयान 3 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया जा सकता है। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से सामने आई है। चंद्रयान 3 को 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच लॉन्च होना है। यान पूरी तरह तैयार है। सारे टेस्ट पूरे हो जाने के बाद लॉन्चिंग की सही तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं।
आपको बता दें कि चंद्रयान मिशन के तहत इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है। भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में भारत को असफलता मिली। अब भारत चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करके इतिहास रचने की कोशिश में है। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथन ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल जरूर रहे, लेकिन उन्हें साथ ही ये कहा कि असफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ना करें। और चंद्रयान 3 के इस मिशन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वो इतिहास जरूर रचेंगे, ये बात भी उन्होंने कही। कैमरामैन संजय राहुल के साथ पूजा राठौर शर्मा, न्यूज़ 24। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सराय काले खां में और यहाँ पर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी का जल जमाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज सुबह ही अलर्ट जारी किया था कि अगले 3 से 4 घंटे दिल्ली, एनसीआर, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, फरीदाबाद व अन्य आसपास के इलाकों में बारिश होती रहेगी और उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, सड़कों पर ट्रैफिक जैम थोड़ा कम है, गाड़ियां सड़कों पर कम हैं क्योंकि आज बकरा ईद है। लेकिन जिस तरह से सुबह से ही बारिश हो रही है तो दिल्ली वालों को थोड़ी गर्मी से निजात ज़रूर मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज इसी तरह से लगातार बारिश होती रहेगी। हालांकि अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन सुबह जब तेज़ बारिश हुई उसका असर ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह का जल जमाव देखा जा रहा है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। बीते 5 दिनों से लगातार यहाँ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम में हिमाचल प्रदेश के सोलन के कुम्हारहट्टी में 5 मंजिला एक बिल्डिंग ज़मीनोदोज़ हो गई है, जिसकी वजह से करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राहत भरी खबर यह है कि समय रहते इस बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया था, जिसकी वजह से जानी नुकसान होने से बच गया। राजेश शर्मा, सोलन, न्यूज़ 24। मुंबई में भारी बारिश की वजह से 2 दिन के अंदर पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। बीती रात मुंबई के भाई खल्ला इलाके में 2 बजे के करीब पेड़ जो है गिरने से एक शख्स की मौत हुई है तो एक घायल हुआ है। वहीं बुधवार के दिन मुंबई के 2 अलग अलग जगहों में पेड़ गिरने का हादसा जो है सामने आया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। अगर बारिश की बात कर ले तो गुरुवार सुबह से ही मुंबई और उसके आसपास के जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर ठाणे और पालघर जिले में ठाणे, कल्याण, बदलापुर, भिवंडी जैसे इलाकों में पिछले 24 घंटे के अंदर 200 से ज़्यादा मिलीमीटर बरसात जो है वो दर्ज की गई है और भारी बारिश की वजह से ठाणे, बदलापुर, कल्याण के कई इलाके जो है वो पानी में डूब गए थे। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। एस राजामौली की फिल्म RRR तो वैसे ऑस्कर्स जीत चुकी है। अब आपको बता दें कि इसी RRR फिल्म के 2 बड़े सितारों को एकेडमी अवार्ड के ऑफिशियल मेंबरशिप का इनवाइट गया है। जी हां, जूनियर NTR और रामचरण को अब ऑफिशियल मेंबरशिप के लिए इनवाइट गया है, जिसे एकेडमी अवार्ड ने भेजा है। इसके अलावा बॉलीवुड के कई दिग्गज को इसके लिए इनवाइट जा चुका है, जिसमें करण जौहर से लेकर मणि रत्नम तक का भी नाम शामिल है। अब आपको बता दें कि ये इनवाइट आखिर क्यों है। ऑस्कर्स में जितनी भी फिल्म नॉमिनेट होते हैं उसे अब यही मेंबर उसे वोट करके आगे के प्रोसीजर के लिए बढ़ाते हैं। बड़ी बात ये है कि भारत से भी अब ऑफिशियल मेंबरशिप होगा द एकेडमी अवार्ड में, जिसमें जूनियर NTR से लेकर रामचरण, करण जौहर से लेकर मणि रत्नम तक का भी नाम शामिल है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24 मुंबई।